चलो आज हम शुरू करते हैं एडा डेल्टा से। पिछले सेशन में हमने एडा ग्राड ऑप्टिमाइजर देखा था, राइट? तो कौन कौन से ऑप्टिमाइजर देखे हमने अभी तक, कोई बता सकता है? सुशांत, मोनिका, डीप लर्निंग के कुछ ऑप्टिमाइजर्स बता दो। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हाँ सर, आ रही विवेकानंद, आप है। बताओ। एसजीडी देखा है, मिनी बैच एसजीडी देखा है, हम्म, एसजीडी विद मोमेंटम देखा है, एडा ग्रेड देखा है, और नहीं एडा तक ही कंप्लीट हुआ है। एडा ग्राड देखा है, राइट? एडा ग्राड हाँ, एडम देखा था सर, आरएस से प्रॉप देखा था। एमएस प्रॉप नहीं देखा है शायद। मैंने उसमें पढ़ा था, मैंने आर्टिकल कहाँ से पढ़ा था? मीडियम मीडियम से पढ़ा था, अच्छा अच्छा। में पढ़ा था, और क्रिस का भी एक मैंने पढ़ा था उसमें। राइट राइट, ऐसे भी पढ़ लो ये, राइट चलेगा। तो हमने ये देखा था कि एडाग्राड जो ऑप्टिमाइजर है हमारा, ये लर्निंग रेट जो है वो भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाता है, राइट? ये ऐसे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इसको काफ़ी वक्त लगता है फिर ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने के लिए। तो वेट्स अपडेशन विल बी डिक्रीजिंग स्लोली। तो इसको फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो कुछ रिसर्चर्स ये लेके आए एडा डेल्टा, या फिर उसको बोलते हैं आरएमएस प्रॉप। तो अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे कैसे चेंजेस होंगे, एक बार वो देख लेंगे। इक्वेशन कैसे बन रहा है अब यहाँ पे। W new equal to W old minus learning rate derivative of loss with respect to of derivative old weight। ये हमें पता है वेट अपडेशन का फॉर्मूला। और एडा ग्राड में जो हम लर्निंग रेट यूज करते थे, तो कुछ इस टाइप होता था वो, लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव, सॉरी अंडरस्कोर अंडर रूट ऑफ अल्फा टी प्लस इप्सिलॉन। लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा टी प्लस इप्सिलॉन। तो अब इप्सिलॉन पता है हमें, क्यों हमने ऐड कर दिया ये टर्म, राइट? अल्फा टी आपको पता है, अल्फा टी अगर जीरो होती है तो ये पूरी एंटायर टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए हम सम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इस इप्सिलॉन की। और फिर ये अल्फा टी, ये अल्फा टी कैसे हम लेंगे? तो इट विल बी समेशन ऑफ 1 to n 1 to t, बोलो, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ दिस वेट। सिर्फ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अल्फा टी को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो जनरली क्या कर रहे हैं, अल्फा टी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू एवरेज प्लस इप्सिलॉन। ये क्या है? तो ये वेटेड एवरेज है। अब वेटेड एवरेज है, और वेटेड एवरेज का भी एक फॉर्मूला है, सिर्फ यही चेंज हो रहा है यहाँ पे, बस इतना ही। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है? गैमा इंटू वेटेड एवरेज ऑफ टी माइनस वन, वेटेड एवरेज ऑफ टी माइनस वन प्लस
1 माइनस gamma into derivative of loss with respect to derivative of weight, old weight, ना ही डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होता है, फिर इसकी जो प्रोसेस है वो इतनी स्लो नहीं रहती, थोड़ा सा वो फास्ट जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं पिछले सभी को। और ये सेम है, अगर आपको याद है कहाँ यूज किया था ऐसा इस टाइप फार्मूला हमने, एचजीडी विथ मोमेंटम में किया था, वो स्मूथनिंग के कारण, स्मूथनिंग इफेक्ट फिर आती है इससे। तो बस सेम वे से यहीं पे हम सेम कर रहे हैं, लर्निंग रेट में वो स्मूथनिंग इफेक्ट ला रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बहुत फास्ट नहीं, बट धीरे 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 ऐसे। बहुत फास्ट भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, इस टाइप ऑप्टिमम फिर से हो जाएगा अब जितने रिक्वायर्ड है। और एक एडवांस जो आपको पता है वो ऑप्टिमाइजर है आपका एडम। अब एडम में क्या हो रहा है, एडम में दो ऑप्टिमाइजर्स कंबाइन है, बस इतना ही याद रखना है हमें। पहला ऑप्टिमाइजर मोमेंटम का है, एचजीडी विथ मोमेंटम वाला एडवांटेज उसमें ऐड किया है, और दूसरा किया है आरएमएस प्रॉप वाला एडवांटेज ऐड। तो मतलब इससे क्या होगा, स्मूथनिंग इफेक्ट होगा, राइट। जो अपना ऐसे जिगजैग वे में जा रहा था, राइट, पहले, तो उसको स्मूथनिंग ऐड करेगा, ये स्मूथ करेगा इसको, ऐसे करके जाएगा। और आरएमएस प्रॉप के क्या एडवांटेज होगा, ये करेगा चेंज लर्निंग रेट, राइट, इट विल चेंज लर्निंग रेट इन efficient way, बिकॉज एडाग्राड में भी तो ये चेंजिंग लर्निंग रेट चेंज होता है, बट वो इफिशियंट वे से नहीं होता। कई बार काफ़ी ये बड़ी स्टेप ले लेता है और बाद में एकदम रिड्यूस होता है, और काफ़ी वक्त लगता है फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए, इफिशियंट वे से नहीं कर पाता वो, इसलिए हमने वो वेट का एवरेज लिया था आरएमएस प्रॉप में, बस इतना ही डिफरेंस है एडाग्राड और आरएमएस प्रॉप में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग रेट तो चेंज कर रहे हैं, बट वो इफिशियंट वे में कर रहे हैं, इफिशियंट। बस इतना याद रखो, बाकी कुछ वेरिएबल्स उन्होंने दिए हैं, बट वो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे VDW एक इनिशिएट किया उन्होंने, VDB राइट इनिशिएट किया, इतना डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस बीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ओल्ड वेट। तो और सेम अब DW इतना ही याद रखो, DB बायस का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमें पता है। और यहाँ पे सेम SDW किया है, ये है आपका मोमेंटम का, राइट, ये वाला फैक्टर ऐड किया, और दूसरा है अपना आरएमएस प्रॉप वाला एडवांटेज ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे WT क्या होगा, फिर से WT -1 माइनस ये अपडेशन कैसे होगा, इस फॉर्मूले से होगा यहाँ पे, इंटू VDW डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ SDW प्लस इप्सिलॉन। अब ये नई दो टर्म ऐड हुई यहाँ पे सिर्फ। अब नया वेट माइनस पुराना वेट माइनस लर्निंग रेट, राइट, इनटू अब डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट की जगह पे अब ये वाले फॉर्मूले दो याद काम करेंगे यहाँ पे। VDW का ये इस टाइप आएगा फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ SDW, तो ये वाला एक आएगा। तो ये दोनों फैक्टर ऐड किया हमने, मोमेंटम वाला भी ऐड किया, आरएमएस प्रॉप वाला भी ऐड किया, दोनों के एडवांटेज ऐड किए यहाँ पे, और ये फाइनल एडम ऑप्टिमाइजर बना दिया हमने।
अगर कोई पूछता भी है कि एडम ऑप्टिमाइजर क्यों यूज किया आपने, तो आपको अब ये दो एडवांटेजेस याद रहेंगे, राइट, बताने के लिए। में ये दोनों के एडवांटेज है, मोमेंटम के, एचजीडी विथ मोमेंटम। एचजीडी विथ मोमेंटम का एडवांटेज क्या है? स्मूथनिंग इफेक्ट है, जिगजैग वे से जो जाता है ग्लोबल मिनिमा तक अपना, राइट, ये लॉस, वो अब ये स्मूथली जाएगा। और दूसरा आरएमएस ड्रॉप वाला एक एडवांटेज। ये दो एडवांटेज आपको याद रखने हैं बस। इसके थेरोटिकली पूछा जाएगा थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन के लिए इतना जवाब सफिशिएंट है, ये दो स्टेटमेंट। Atom optimizer, we added the advantage of HGD with momentum that will create a smoothing effect, and it will also change learning rate in a very efficient way. It's taken from RMS prop optimizer, so it has a advantage of both these optimizers, and we combine those advantages and created or developed one optimizer called Atom. इनका लॉन्ग फॉर्म क्या है अजय? हेलो। अजय कोई दूसरा? हेलो। हेलो। हाँ यस सर। हाँ, एडम का लॉन्ग फॉर्म पता है आपको? क्या सर? एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग। लॉन्ग फॉर्म कुछ बताएगा मोनिका? Adaptive moment estimation ऐसा है। राइट, अडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। अब ये तो हुए सारे ऑप्टिमाइजर्स। अब हमें देखना है लॉस फंक्शन। उसके बाद अगर मेरी एक नोटबुक है शायद अब हाइपर पैरामीटर के ऊपर, बाद अगर तो वही फिर CNN स्टार्ट करेंगे। CNN कल खत्म भी करेंगे लगभग। CNN होने के बाद सिर्फ दो एल्गोरिदम बचते हैं हमारे, RNN और LSTM, दैट्स इट। के बाद आपके साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और हम पढ़ते भी जाएंगे आप जेन AI थोड़ा थोड़ा करके, जितना ज़रूरी है उतना एटलीस्ट। आप भी आपके साइड से जेन AI की एक प्लेलिस्ट में बताऊंगा, शुरू कर सकते हैं, ठीक है? 2-2 घंटे आपको प्लेलिस्ट देखनी है। चलो अब वन बाय वन आप लॉस फंक्शन बताओ, अभी तक कितने पढ़े हैं हमने? ने आपके प्रोजेक्ट में यूज किया है, राइट, लॉस फंक्शन? कौन कौन सा यूज किया है? MSc RMSc MSc RMSc ME mean absolute error लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? जैसे X1 X2 X3
और एक y हो गया। अब ये 2-3 वेरिएबल्स हमारे पास है और एक y वेरिएबल है। अब यहाँ पे मान के चलो कि 2, 3, 4 वैल्यू है और यहाँ पे y है उसका 1, बट हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 0 वैल्यू, तो लॉस कितना हुआ यहाँ पे? तो इसके One. अलग फिर फॉर्मूले है, राइट। हाँ, 1 माइनस 0 होल स्क्वेयर अगर मैंने किया तो 1 आता है आंसर, और 1 इसका मतलब ये मीन स्क्वेयर एरर है। इसका क्या कर दिया, मीन, पर मीन कहाँ पे है? अगर मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, यहाँ पे 3, 4, 5 है और उसका y फिर से 1 है और ये y हैट 0 आ गया फिर से, तो यहाँ पे लॉस क्या हुआ? 1 माइनस 0 होल स्क्वेयर हो गया। अब इसका लॉस 1 है, इसका लॉस 1 है, तो मीन लॉस कितना हो गया मेरा? 1 हो गया, राइट। ऐसे लॉस कैलकुलेट होता है। लॉस मतलब क्या है? काइंड ऑफ एरर है ये, प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल का। ये एक्चुअल है y हैट अपनी प्रेडिक्टेड है। प्रेडिक्टेड मतलब मॉडल ने दिया हुआ वैल्यू है, ये मॉडल ने तो गलत दे दिया। गलत दे दिया मतलब लॉस हमारा बढ़ गया, अब कॉस्ट बढ़ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ ये अलग अलग वेज है। अब रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर मतलब क्या? इसी को अंडर रूट कर दो बस। मीन स्क्वेयर्ड एरर को अंडर रूट में डाल दो, तो ये क्या हुआ? रूट मीन स्क्वेयर्ड हो गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? एब्सोल्यूट मतलब 1 माइनस 0 1। अब मान के चलो यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे 1 आ गया, तो 0 माइनस 1 आ गया, वो -1। पर यहाँ पे क्या बोला है? मीन एब्सोल्यूट एरर बोला है, तो एब्सोल्यूट मतलब ये मोड एब्सोल्यूट लेते हैं उसकी वैल्यू, हम निगेटिव नहीं लेते, क्योंकि वो पॉजिटिव निगेटिव फिर नलीफाई कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को। और यहाँ पे हमें लॉस 0 मिलेगा, जो कि बराबर नहीं है। जब मेरा मॉडल 1 प्रेडिक्ट करना चाहिए, जब मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया? 0 कर दिया। जबकि मेरे मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट करना चाहिए था, उसने 1 प्रेडिक्ट कर दिया। बट कभी कभी क्या होता है फिर, ये अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो आप, सॉरी, राइट, ये वैल्यू एज इट इज ले रहे हो, तो ये क्या होता है, कभी कभी नलीफाई कर देता है। तो इसलिए मीन एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट मतलब 1 माइनस 0 1, 0 -1 नहीं लेते, आप यहाँ पे भी 1 लेंगे। 1 प्लस 1 डिवाइड 2, राइट, 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके मीन एब्सोल्यूट एरर आता है। ये भी पता है हमें, अलग अलग वेज है ये। और ये सेम इवेल्युएशन टेक्निक्स भी है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये इवेल्युएशन टेक्निक्स भी सेम ही है, बट ये किस लिए है? कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए है ये है रिग्रेशन के लिए। क्लासिफिकेशन के लिए अलग टेक्निक्स है। क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक है? एक्यूरेसी है, लॉग लॉस है। राइट, एक्यूरेसी है, लॉग लॉस, फिर ये होल स्क्वायर भी देख सकते हैं, क्रॉस एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी। और अगर 2 है तो सिर्फ ये डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। और प्रिसीजन रिकॉल, ये होल स्क्वायर भी है। हाँ, ये सारे आपके लॉस फंक्शन भी एज एक्ट आप मतलब यूज कर सकते हो, बट कुछ उसके ड्रॉबैक्स है और कुछ एडवांटेजेस है। सारे आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा वो डिसएडवांटेज है हर एक चीज, मतलब हर एक लॉस फंक्शन का। वो डिसएडवांटेज क्या क्या है, हम अभी 1 बाय 1 थोड़ा सा देख लेंगे डिसएडवांटेज उसके। सर रिग्रेशन में सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर भी आएगा ना? सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर भी आएगा, राइट। उसी का मतलब क्या है? सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर या फिर सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर एसएससी, या फिर इसी का मीन निकाला तो एमएससी है, राइट। अब इसको क्यों लेते हैं हम स्क्वेयर्ड एरर लॉस को? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें मिलता है, राइट।
समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये हो गया आपका मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन निकाला आपने ये डिवाइडेड बाई n करके। अब ये जो इक्वेशन मिला है हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसको एक्सपांड कर दिया आपने तो क्या आएगा, इसका एक्सपांशन बताओ। y square minus 2y into y hat plus y hat square। राइट, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है इस टाइप, राइट। और अगर इसको आपने ड्रॉ किया तो इसका एक शेप बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप कैसे बनता है, इस टाइप बनता है। ये शेप कौन सा है, पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला है। तो पैराबोला टाइप इसका शेप मिलता है हमें, जो कि यहाँ पे एक ही ग्लोबल मिनिमा होती है। यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा एक ही होती है, तो इसमें ऑप्टिमम लॉस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कर्व होने के कारण फिर हम ये सेलेक्ट करते हैं जनरली MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर या फिर स्क्वायर्ड एरर लॉस, जो आपने अभी बोला SSE। और ये MSE क्या है, मीन स्क्वायर्ड एरर है। तो ये क्या करता है, ये पिनलाइज भी करता है। पिनलाइज किसको करता है, अगर मेरा मॉडल बहुत बड़े बड़े एरर्स दे रहा है तो उसको पिनलाइज करता है वो। तो पिनलाइज कैसे करता है, तो स्क्वायर करता है हर एक एरर का। अगर बड़े एरर आ गया तो नंबर भी बड़ा हो गया, तो इसका मतलब काफी बड़े नंबर से हम उसको अब ये उसका काफी बड़ा नंबर बना रहे हैं, हम पिनलाइज कर रहे हैं उसको। अगर आउटलायर्स आए तो जनरली नंबर को पिनलाइज करना ठीक है ऐसे यहाँ तक, बट अगर ऐसे आउटलायर्स आए और इसको आप स्क्वायर कर रहे हो उसका, तो ये तो काफी बड़ा नंबर होगा फिर। ये है इसका डिसएडवांटेज कि इतना बड़ा नंबर भी नहीं चाहिए हमें। इतने तक ठीक है अगर वो इतना पिनलाइज कर रहा है तो। यह है कुछ उसका डिटेल में एनालिसिस, जो कि कोई नहीं पूछेगा आपको, बस ये पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी तो व्हाट आर डिफरेंट लॉस फंक्शंस यू यूज्ड बिल्डिंग योर न्यूरल नेटवर्क, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। वन लाइनर अगर डेफिनेशन भी पता है आपको तब भी सफिशिएंट है कि होता क्या है एग्जैक्टली। दूसरा आपको पता है, अब इसी का एब्सोल्यूट निकाला तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर लॉस होगा। एब्सोल्यूट मोड वैल्यू से निकालते हैं y माइनस वाई हैट और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे y माइनस वाई हैट अगर -1 आया तो इसका फिर ये 1 होता है फाइनल वैल्यू, राइट। अब ये रोबस्ट टू आउटलायर से फिर से आपका रोबस्ट टू आउटलायर, क्योंकि यहाँ पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो, स्क्वायर नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नॉर्मल नंबर का किया तो ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स इसी रेंज में है। बट अगर आपने कुछ आउटलायर का, अगर यहाँ पे आउटलायर है, आउटलायर का स्क्वायर, आउटलायर को स्क्वायर कर दिया तो काफ़ी बड़ा नंबर बनता है। ऑलरेडी ये बाहर है, फिर बाहर चला जाएगा, काफ़ी वो बड़ा नंबर मिलेगा हमें। तो इतना बड़ा नंबर नहीं चाहते हम, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए फिर ज़्यादा वक्त लगेगा हमें। और एक है शुगर लॉस, ये भी पढ़ा होगा आपने अगर किसी ने मीडियम के आर्टिकल्स कुछ पढ़े हैं तो। यहाँ पे जो हो रहा है वो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हो, MSE का और MEE का।
इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, ये और ये। अब कैसे कॉम्बिनेशन है, तो लॉस इक्वल्स टू, हम दो हिस्सों में इसको बांटेंगे। पहला तो ये क्रिएट करेंगे इक्वेशन 1/2 इंटू वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। कब करेंगे, इफ y minus y hat is less than or equal to some delta value। अब ये आप बोलोगे कि ये ऑलरेडी अच्छा है, रोबस्ट आउटलायर है, फिर इसकी क्या जरूरत है, ये दोनों की कंबाइन करने की क्या जरूरत है। ये आउटलायर रोबस्ट आउटलायर है, बट समटाइम्स इट डजंट क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका जो कन्वर्जन है वो हम पैराबोला में नहीं देख सकते। पैराबोला नहीं है ये लीनियर इक्वेशन है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब लीनियर इक्वेशन आया तो आप एक ग्लोबल मिनिमा फाइंड नहीं कर सकते, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि इक्वेशन ही लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का बनता है, ऐसे लाइन का बनता है। तो इसका फिर ग्लोबल मिनिमा निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मिला के कर रहे हैं। अब इसमें क्या था डिसएडवांटेज, इसमें था आउटलायर्स डिसएडवांटेज, राइट। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम y माइनस वाई हैट, अगर ये वैल्यू एक डेल्टा वैल्यू से कम है, अपन ने एक वैल्यू सेट की है कि ये वैल्यू यहीं तक है, बस इससे कम है तो क्या करो आप यही यूज करो डायरेक्टली, काइंड ऑफ इस टाइप फंक्शन यूज करो। अगर डेल्टा वैल्यू से मेरी थ्रेशोल्ड से अगर ये ज़्यादा है, यहाँ पे एक आउटलायर है, तो आप क्या करो उस आउटलायर को मतलब उस आउटलायर का लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज करो, डेल्टा इंटू वाई माइनस वाई हैट माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वेयर, उसको बोलेंगे हम अदरवाइज। मतलब दोनों के एडवांटेजेस आपने ऐड कर दिए यहाँ पे। इसका एडवांटेज था कि ये इट कैन बी डिफरेंशिएबल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस पैराबोला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करना काफी सिंपल होता है। बट यहाँ पे ये आउटलायर टू रोबस्ट है ये लॉस फंक्शन, बट इट क्रिएट और इट जनरेट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो इसलिए हमने ये दोनों के एडवांटेज ऐड कर दिए यहाँ पे। तो ह्यूबर लॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीन स्क्वेयर्ड एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। दोनों के एडवांटेजेस को लेके हमने एक नया लॉस फंक्शन यूज किया, बनाया है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि डेल्टा वैल्यू क्या थी, ये डेल्टा वैल्यू, अभी डेल्टा वैल्यू काइंड ऑफ हाइपर पैरामीटर है, वो हम सेट कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बारी, क्लासिफिकेशन में जो आपने बताया वो सारे हैं, हम कुछ एक दो ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हम जनरली वही यूज करते हैं। एक तो हमारे पास दो टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहते हैं। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाइनरी क्लासिफिकेशन का होता है कि दो ही क्लास है, दो ही क्लास को हमें क्लासिफाई करना है, यस और नो, 0 1, डायबिटिक नॉन डायबिटिक। और ये होता है मल्टी क्लास, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, कैट डॉग एलिफेंट, एक्सट्रीमली पॉजिटिव पॉजिटिव, न्यूट्रल, एक्सट्रीमली निगेटिव निगेटिव, 5 क्लास, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे एज अ लॉस फंक्शन। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी।
अब यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रॉस एंट्रोपी का क्या है, यहाँ पे लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस वाई इंटू log of y hat minus 1 minus y into log of 1 minus y hat। तो बाइनरी के केस में ये वैल्यू क्या बन जाएगी, बाइनरी अब दो ही है मेरे पास, तो y फॉर y इक्वल टू 0 के लिए और y इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये होगा फॉर y इक्वल टू 0 अगर है, इफ y इक्वल टू 0, तो y को 0, इसको 0 ये करो, 0 इंटू ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस लॉग, राइट, लॉग 1 माइनस वाई हैट, इतना ही बचेगा। और इफ y इक्वल टू 1 है तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होगा, लॉग ऑफ सिर्फ y हैट, ये 1 माइनस 1 0 होगा, ये सेकंड टर्म पूरी 0 होती है, सिर्फ यहाँ पे ये बचता है, तो ये भी 1 है, तो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ y हैट। ये हो गया आपका क्रॉस एंट्रोपी बोथ केसेस में, ये y 0 है और y 1 है तो कैसे, वो हमने देख लिया। अब मल्टी क्लास में देखते हैं, मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी लॉस, क्या है, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना रहे हैं, एक्स आई वाई आई, लॉस ऑफ एक्स वाई वाई आई, मतलब लॉस ही बेसिकली ये लॉस है, लॉस इक्वल टू माइनस ऑफ जे इक्वल टू 1 टू आई वाई आई जे इंटू लॉग ऑफ वाई हैट आई जे, बस इसकी जगह पे ये फॉर्मूला है। जैसे कि मल्टी क्लास है ये खाते प्रॉब्लम, राइट, मल्टी क्लास मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव, इस टाइप कुछ क्लास है मेरे पास, तीन क्लास है, तो हम उसको क्या करते हैं, अनप्योर्ड करते हैं। अनप्योर्ड करने के बाद ये हो गया आपका y11, ये y12 और ये y13 हो गया। तो अगर हमारे पास कुछ x1 x2 वेरिएबल्स है और ये 1 2 है और यहाँ पे फिर 1 आ गया, यहाँ पे 0 0 आ गया, राइट, मल्टी क्लास है ये, यहाँ पे 1 आता है, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन फिर ऐसे करेंगे, y का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 1 0 0, राइट, ये पूरा y11, तो यहाँ पे ये वैल्यू लेगी आप, वाई आई जे मतलब ये वैल्यू से इसकी वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और ये ओरिजिनल क्या था और ये वाई हैट क्या है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, बस इतना ही चेंज है। ये वाई आई जे समझा रहा था मैं आपको, वाई आई जे क्या है, ये वाला y11 y12 y13, इसलिए वो आई जे लिखा है, बस दैट्स इट, बाकी है तो सेम ही कंसेप्ट, y इंटू लॉग ऑफ वाई हैट, बस। तो आपको सिर्फ अब ये याद रखना है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो आपको ये कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करना है, बाकी आप सब भूल गए तो भी चलेगा, बस ये 2-3 लाइन याद रखना है जो पहले मैंने बताई थी। अभी इक्वेशन वगैरह कोई नहीं पूछता, और एक्चुअली ये भी नहीं कोई पूछता कि लॉस फंक्शन आपने कौन सा यूज किया, इतना डिटेल में भी हमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा।
as experienced candidates, right? बट थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना चाहिए हमें कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब इतना डिटेल में पढ़ा तो फिर एटलीस्ट ये याद रहता है, इस हेडिंग्स याद रहती है। नहीं तो सिर्फ हेडिंग आपने कर दी तो फिर ये भी भूल जाओगे। फिर थोड़ा सा डिटेल डेप्थ कवर करोगे तो एटलीस्ट विड्थ याद रहती है हमें, ये टेंडेंसी होती है हमारी। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, राइट? अब आपको इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है, या फिर आप क्रिश से पढ़ रहे हो, राइट, मीडियम के ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, तो इससे आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। हर हर कोई बंदा यही इतना ही पढ़ाता है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड है, सब जगह पे यही है। तो कोई व्यक्ति अलग नहीं पढ़ाएगा, इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं पढ़ाएगा। बट हाँ, आपको अगर थोड़ा सा कवर करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, तो थोड़ा सा एक आध आर्टिकल मीडियम का पढ़ा करो। हम्म तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, केरास ट्यूनर शायद, राइट? ठीक है, तो इसी की मैंने एक नोटबुक यहाँ पे 4 की है, कृष्णा की है। यहाँ पे क्या किया है, हाँ ये सेम ही शायद है। तो ये एक नोटबुक आप पढ़ सकते हो कि हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू हाउ टू डू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इन न्यूरल नेटवर्क्स। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या ट्यून करने वाले हैं, तो हाउ मेनी हिडन लेयर्स should be there and how many neurons should be there in a neural network, right? यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है जनरली कि कितने लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क बनाए, हम फाइनलाइज कितने लेयर्स करें, न्यूरॉन्स कितने करें। तो हम यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं इसकी। तो इसलिए केराज ट्यूनर एक आता है, और केराज के डॉक्यूमेंटेशन आपने सर्च किया तो केराज लॉस फंक्शंस भी आपको दिखाई देंगे। लॉसेस, प्रोबेबिलिस्टिक लॉस क्या है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी फोकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, फोकल पॉइजन क्लास, अलग 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 है। रिग्रेशन के लिए मीन स्क्वेयर्ड एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर MEP, मीन स्क्वेयर्ड लॉगरिथमिक एरर, कोसाइन सिमिलैरिटी, होबर क्लास, होबर फंक्शन, लॉग लॉस, लॉग कॉश फंक्शन, हिंज लॉस है कुछ, हिंज क्लास। ये सारे आप ऑप्टिमाइजर्स देख सकते हैं यहाँ पे केराज लॉसेस, राइट? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम चेक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग। इतनी ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की, बट अगर कोई एडवांस आता है तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। EHGD, RMS prop, ADAM, ADA delta, ADA grad, ADA max, ADA factor, NADAM, या NADAM, या फिर
एन एडम। अगर कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजर्स आए हैं जो कि रिसेंट डेवलपमेंट है तो आप वो भी ट्राई किया करो। जैसे ये एडम मुझे एक दिखा। तो क्या है ये एडम? अपग्रेड्स एडम्स मेथड बाय एडिंग अ लुक हेड feature to gradient updates. This means it can anticipate future gradient based on past information. देखो थोड़ा सा एडवांस आ गया अब ये। चलो तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये यूज करो, वो यूज करो और देखो कि रिजल्ट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, किससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑफ ट्यूना, राइट। ये अब छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, बट ये आपको आपकी सीवी को हेवी बनाते हैं। आपने अगर ऐसे ऐसे शब्द डाले जैसे ऑप्चुना है, अब केरास ट्यूनर सब कोई भी डालेगा ये वाला, बट आपने, मैं जब जब भी प्रोजेक्ट दूंगा तब तब आप कुछ नया ऐसा ढूंढ रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, और वो ऐड भी कर रहे हो आपके रिज्यूमे में, तो वो एज देगा आपको। अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एक आध आर्टिकल पढ़ना है वो भी। अब कितना समय लगा मुझे ये आइटम देखने के बाद इसको, राइट, इसको रीड करने के लिए, सर्च करने के लिए हार्डली 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम देना है हमें, और रीड करने के लिए फिर आप 15 मिनट दे सकते हो इसको। तो ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, क्लास के ऊपर सिर्फ आधा 1 घंटा रिसर्च डेली। तो अभी हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्विकली देखते हैं। वैसे तो आपको पता है कैसे की जाती है मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग की मोर और लेस सेम सिमिलर है, बट फिर भी हम एक बार देख लेंगे। अब चर्न मॉडलिंग है यहाँ पे। चर्न मॉडलिंग मतलब कस्टमर एग्जिट हुए कि नहीं हुए, 1 और 0, मतलब कस्टमर, ये कस्टमर चला गया, ये कस्टमर नहीं गया, इस टाइप, राइट। ने सारी प्री प्रोसेसिंग वगैरह किया, एक्स और वाई में स्प्लिटिंग की, यहाँ पे एक्सट्रेन और एक्सट्रेस्ट लेके आए, इतने तक, इतना आपको पता है। अब यहाँ से हम, देखो ये नया नया है आपके लिए। एक तो हम केरास रैपर साइकिट लर्न से केरास क्लासिफायर इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ग्रिड सर्च सीवी इंपोर्ट कर रहे हैं एसकेलर्न मॉडल सिलेक्शन में जो होती है ग्रिड सर्च सीवी हमारी। और यहाँ पे क्रिएट मॉडल नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और ये है बेसिकली आई गेस ट्रेडिशनल अप्रोच। अब यहाँ से और भी कुछ डेवलपमेंट हुई है तो हम वो भी देख लेंगे, बट यहाँ पे आप देखो क्रिएट मॉडल लेयर्स और एक्टिवेशन, ये इनपुट दे रहे हैं हम इसको। मॉडल सिक्वेंशियल मॉडल तैयार कर रहे हैं फॉर आई नोड्स, फॉर आई कॉमन नोड्स, इनोमरेट लेयर्स, लेयर्स में इनोमरेट कर रहे हैं हम। फॉर आई इक्वल टू 0 मॉडल डॉट एड डेंस, तो नोड से क्या ऐड करो यहाँ पे। इनपुट डायमेंशन जो है वो इतना इतना है, हमारे इनपुट डायमेंशन वो हमने दे दिया है। एक्सटेंड डॉट शेप वो फिक्स वैल्यू है। मॉडल डॉट डॉट ऐड एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस भी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। एक्टिवेशन, अगर आई की वैल्यू 0 है तो आई एल्स क्या करो आप, ये ऐड कर दो।
डेंस नोड्स ऐड करो और फिर बाद में ये ऐड करो, क्योंकि पहली लेयर के लिए ही हम ऐसे ऐड करते हैं, राइट। ये पहला लेयर बनाना है उसको, इसलिए इसने ऐसे किया है, आई इक्वल टू 0 किया है फॉर जीरोथ लेयर, क्योंकि जीरो लेयर में हम ये इनपुट, राइट। और इसके बाद हमें इनपुट शेप देने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यही ऐड करते हैं डेंस लेयर्स। तो इसलिए सिर्फ एल्स में लिखा है ये वाला, ये सिर्फ पहली बार लूप जब चलेगा तब इसमें आएगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर के लिए ये सीधा यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लेयर क्रिएट किया है हमने। अब ये जब आएगा तब मॉडल डॉट डेंस, बाद में एक ऐड करो फाइनल लेयर, उसको बाद में उसको कंपाइल करो एडम ऑप्टिमाइजर यूज करके, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी मैट्रिक्स एक्यूरेसी, और एक मॉडल हमें रिटर्न में मिलेगा। उसके बाद मॉडल इक्वल टू केरास क्लासिफायर, बिल्ड फंक्शन क्या है उसमें, क्रिएट मॉडल है ये वाला, ये ऐड करो, वर्बोसिटी आपको पता है ये। बस ये मॉडल आपका बनने जा रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो लेयर्स, अब लेयर्स हम बोल रहे हैं उसको एक 20, 40, 20 और 45, 30, 15, ये 3 अलग अलग लेयर्स आप पास करो। एक्टिवेशन फंक्शन 2 पास करो, सिग्मॉइड और रेलू। पैरामीटर ग्रिड एक पास करो, जो कि ये लेयर्स की होगी, लेयर्स इक्वल टू लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शन इक्वल टू एक्टिवेशन फंक्शन। ये बैच साइज 2 पास कर रहे हैं हम, और इपॉक्स फिक्स दे रहे हैं हम 30 इपॉक्स। और फिर ग्रिड इक्वल टू ग्रिड सर्च CV यूज कर रहे हैं हम। एस्टिमेटर इक्वल्स टू मॉडल, ये मॉडल हमारा हो गया। पैरामीटर ग्रिड, ये पैरामीटर ग्रिड हो गई। ग्रिड सर्च CV में ये ग्रिड सर्च CV अपने मशीन लर्निंग का ही है। यहाँ पे देखो स्केलर मॉडल सिलेक्शन ग्रिड सर्च CV, बस ये केरास क्लासिफायर ये नया है। तो आपको सिर्फ ये वाला कोड, सेल नंबर 15 और ये नई सेल ये वाली, बस ये 2 ही, बाकी तो पूरा पुराना ही है। ये पैरामीटर ग्रिड आपको पता है और ये भी पता है, बट ये नया है आपके लिए। बट आपको यही कोड कॉपी पेस्ट करते रहना है जब जब आप बनाओगे नेटवर्क मॉडल। और एक बार फाइनल वैल्यू आपको मिल गया ऐसे ग्रिड रिजल्ट, तो आप फिर उसको ये फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करो या फिर रिक्रिएट करो मॉडल, नहीं तो फिर सीधा यही इसी मॉडल से, ग्रिड मॉडल से ही आप क्या करो, इसी मॉडल से, ये मॉडल बेस्ट मॉडल है, राइट, क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्रिड सर्च CV कर रहा है, क्रॉस वैलिडेशन कर रहा है। तो एक मॉडल बन गया आपका। तो ग्रिड डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, ऑटोमेटिकली ये मॉडल बन गया है। तो ये मॉडल सबसे बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढ के निकालेगा ये। तो लेयर कितने बनाए इसने, लेयर्स 45, 30, 15, ये 3 लेयर बनाए उसने। बैच साइज 256 रखी, इपॉक्स 30 रखे उसने, और एक्टिवेशन फंक्शन रेलो रख दिया, फाइनलाइज किया उसने, क्योंकि वो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा था सिग्मॉइड की जगह पे। ये बनने के बाद अब उसने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो स्कोर कितना है, एक्यूरेसी स्कोर 80% आया है। इसको अब बेटर कर सकते हो धीरे धीरे, और भी पैरामीटर पास कर सकते हो। ये लॉस भी आप मल्टीपल पास कर सकते हो। यहाँ पे एक और नीचे लेके आओ सेल, नीचे लिखो लॉस इक्वल्स टू 2-3 लॉस दे दो जो आपने अभी देखे हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, वो एक देखो। यहाँ पे डीप बनाते जाओ और डीप बनाते जाओ। एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट लेयर का फिक्स कर दो, सिग्मॉइड ही रख दो इंस्टेड ऑफ रेलू। मॉडल डॉट ऐड डेंस जो किया है, यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन करना है तो कर लो ऐड एक्टिवेशन फंक्शन इक्वल टू सिग्मॉइड। जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना हो सकता है कि वो अच्छी एक्यूरेसी दे, बट हमेशा नहीं होता है ऐसा। आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सर ये मॉडल बिल्ड करने के लिए इसको टाइम लगेगा ना फिर? हाँ, काफी समय लगता है, इसीलिए तो मैंने सीधा फॉर्क कर दिया उसकी नोटबुक, कृष्ण नाइक की नोटबुक, राइट, क्योंकि इसको जनरल CV के लिए तो बहुत टाइम लगता है, ये तो न्यूरल नेटवर्क का CV है इसलिए।
अगर डेटा आपका बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी वक्त लगता है उसको फिर एक एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए, आपको शायद इतना वक्त ना मिले। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी नोटबुक जो बनी बनाई है उसी को मैंने पुल कर दिया है। डेटा वगैरह सब कुछ है, आप अगर रन करना चाहोगे तो देख सकते हो। इतना भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा शायद, क्योंकि वो CSV फॉर्मेट, CSV फाइल जो है हमारी, शायद उसमें कम रिकॉर्ड्स है, आप चेक कर लेना। डिफाइन बिल्डिंग मॉडल सेम सब जगह पे सेम प्रोसीजर है, बट कुछ जगह पे अब देखोगे आप, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ट्यूनर, केरास ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाया है उन्होंने HP नाम का। आर्गुमेंट्स ये पास करना है आपको, और फिर मॉडल केरास सिक्वेंशियल मॉडल डॉट ऐड, इनपुट शेप आपने ऐड कर दिया, फिक्स चूज द ऑप्टिमल वैल्यू बिटवीन। अब यहाँ पे अब केरास ट्यूनर में वहां पे आपने ऐसा नहीं किया था राइट, पहला लेयर जो है फिक्स नहीं रखा था, यहाँ पे फिक्स रख दिया है उसने। वहां पे आप देखोगे तो फॉर लूप में डाल दिया है इन्होंने, ये वाला, ये फॉर लूप में पहला लेयर डाल दिया, बट यहाँ पे क्या किया वो उसको इसको बाहर रख दिया है। और फिर केरास ट्यूनर में अलग अलग एक पैरामीटर्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, जैसे HP यूनिट्स। अब यूनिट्स कितने रखने हैं आपको, यूनिट्स मतलब न्यूरॉन्स, HP.int नाम का एक फंक्शन है उसी में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिट्स पास कर रहे हैं हम, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यूनिट्स की दे रहे हैं, और स्टेप साइज बोल रहे हैं इस स्टेप साइज से बढ़ाओ उसको, 1 2 से मत बढ़ा, 32 मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज 32 + 32 ऐसे करके वो बढ़ाओ अप टू 512, वो लेके आएगा एकदम एग्जैक्ट ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार इसने वो कैलकुलेट किया तो वो फाइनलाइज यहाँ पे कर देगा HP यूनिट्स, ये फाइनलाइज हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे। एक्टिवेशन और डेंस कायम रहेगा, वो सेम रहेगा। उसके बाद ड्रॉप आउट लेयर ऐड कर दिया, उसके बाद फिर से आप डेंस लेयर एक्टिवेट कर बना रहे हो, और वो डेंस लेयर सिर्फ 10 न्यूरॉन्स का बना रहे हो, अब 10 यूनिट्स का बना रहे हो। अब यूनिट ज़्यादा नहीं चाहिए, या फिर से ये वाला आप कोड ऐड कर सकते हो यहाँ पे बट हार्ड कोडिंग किया है। उसके बाद लर्निंग रेट चूज करने के लिए हमने और एक HP.choice एक फंक्शन आता है उसमें, केरास में, हाइपर पैरामीटर डॉट चॉइस। तो लर्निंग रेट आप पास कर सकते हो, और उसकी वैल्यू 3 पास किया है उसने, वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻², राइट, 0.001, 0.0001, 0.0001, इस टाइप वो वैल्यूज ऐड किया उसने। फिर मॉडल को कंपाइल किया, कंपाइल करने के लिए भी एडम ऑप्टिमाइजर, फिक्स एडम ऑप्टिमाइजर रखा है। यहाँ पे ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं हम अलग अलग ऑप्टिमाइजर यूज करके, ऑप्टिमाइजर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज के हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो रही है, एक तो यूनिट्स की यहाँ पे, और यहाँ पे लर्निंग रेट की, बाकी तो फिक्स पैरामीटर्स है, और रिटर्न में मॉडल मिल रहा है। अब उसके बाद फिर इंस्टेंशिएट द ट्यूनर, अब ट्यूनर को आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो, ट्यूनर इक्वल टू KT डॉट हाइपर बैंड मॉडल बिल्डर। अब मॉडल बिल्डर क्या है, यहाँ पे ये मॉडल बिल्डर है जो हमने क्रिएट किया है मॉडल बिल्डर। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, वैलिडेशन एक्यूरेसी, या वैलिडेशन के ऊपर की एक्यूरेसी जो भी है वो कम से कम होनी चाहिए, यह हमने ऑब्जेक्टिव रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम इपॉक्स 10 है। फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पैरामीटर। डायरेक्टरी टू सेव द लॉग्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
प्रोजेक्ट नेम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये तीनों पैरामीटर स्किप कर सकते हो और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो जो यहाँ पे शुरू किया था। या ऑब्जेक्टिव पता नहीं उसने क्यों बीच में रख दिया, बट ये ऑब्जेक्टिव मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, बस उसको ये हैश के बाद लिखना था तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट हुआ है, ऑब्जेक्टिव टू ऑप्टिमाइज ऐसे, बस बाकी कुछ नहीं है। ये दो वर्ड कुछ नहीं है काम के हमारे, ये कमेंट के हैं ये वाले। बट हमारे लिए काम का क्या है, मॉडल बिल्डर, बिल्डर ऐड करो, ऑब्जेक्टिव ऐड करो, मैक्सिमम इपॉक्स ऐड करो, बस दैट्स इट। और उसके बाद हाइपर पैरामीटर, हाइपर ट्यूनिंग सेटिंग्स में ट्यूनर डॉट सर्च स्पेस समरी, गेट बेस्ट परम्स जो है हमारा ग्रिड सर्च सीवी में, उसकी जगह पे ये है अब यहाँ पे, तो आपको समरी मिलेगी, सर्च स्पेस समरी मतलब बेस्ट पैरामीटर्स, बेस्ट परम्स का अल्टरनेटिव कोड है वो। यहाँ पे जो बेस्ट परम्स है हमारे को, किधर गए, यहाँ पे ग्रिड रिजल्ट बेस्ट स्कोर, बेस्ट स्कोर ये है ग्रिड रिजल्ट, ग्रिड रिजल्ट डॉट बेस्ट पैरामीटर्स, तो ये पैरामीटर्स बेस्ट है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक कोड है, वो क्या है, ये ट्यूनर डॉट सर्च स्पेस समरी। यहाँ पे समरी देखने के बाद ये आपको सब कुछ बता रहा है, स्पेस साइज कितनी है, यूनिट्स डिफॉल्ट कितने हैं, नन कंडीशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टेप सैम्पलिंग नन, डिफॉल्ट नन, लर्निंग रेट कौन कौन से आपने ऐड कर दिए हैं, तो डिफ़ॉल्ट क्या रखा है, 0.01 रखा है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नन क्यों है वो पता नहीं मुझे भी, आप चेक कर लेना आप जब फिट करोगे। या फिर अच्छा 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 ठीक है, ये एक्चुअली नहीं, ये बेस्ट समरी नहीं दे रहा है अभी तक, ये सिर्फ आपको वैल्यू बता रहा है जो एज इट इज़ है, अभी तक हमने ट्रेन नहीं किया मॉडल को, तो अल्टरनेटिव कोड नहीं है इसका। यहाँ पे बेस्ट पैरामीटर्स को ढूंढ के निकाल रहा है, अभी तक वो ढूंढ नहीं रहा है, अभी तक आप हमें ही बता रहा है कि ये आपने ट्यूनिंग के लिए मुझे दिए हैं पैरामीटर्स, जो पहला पैरामीटर यूनिट है और दूसरा पैरामीटर लर्निंग रेट है। अब आपने बोला है कि यूनिट इसमें से ढूंढो, इस वैल्यू में से ढूंढो, और हमने आपने बोला है कि वैल्यूज को, लर्निंग रेट को इस वैल्यू में से ढूंढो, अगर ये तीनों भी सही नहीं है तो ये वाले को फिक्स कर दो, आप डिफॉल्ट वैल्यू ये रख दो, ऐसा बोल रहे हैं आप। तो बस दो ही यूनिट्स का और लर्निंग रेट का हम यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यून कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉप अर्ली, एक क्राइटेरिया लगा रहे हैं अर्ली स्टॉपिंग का, जो आपको भी पता है अर्ली स्टॉपिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, राइट, पेशेंस लेवल क्या होती है, 5 दे दी है उसने। परफॉर्म हाइपर ट्यूनिंग, फिर ट्यूनर डॉट सर्च, आप अभी हाइपर ट्यूनिंग कर रहे हो, उसकी सर्च एक्सट्रेन, वाई ट्रेन, इपॉक्स ट्रेन, वैलिडेशन स्प्लिट 80%, कॉल बैक, स्टॉप अर्ली। ये सब होने के बाद अब बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स आप देख सकते हो, गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स नाम के फंक्शन से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एक बेस्ट पैरामीटर से हम रीबिल्ड कर रहे हैं मॉडल को, फिर से तैयार कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। क्या है यहाँ पे, रीबिल्डिंग द ट्रेनिंग मॉडल विथ ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर्स। इसका मतलब ये यहाँ से जो भी आपको ये पैरामीटर्स, बेस्ट पैरामीटर्स मिले हैं, बेस्ट एचपी, बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, तो उससे क्या करो, फिर से आप क्या करो, ट्यूनर डॉट हाइपर मॉडल डॉट बिल्ड करो बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स से, और उसकी फिर से हम समरी और उसको फिर बाद में फिट कर रहे हैं। समरी मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, समरी में क्या आता है, जनरली नंबर ऑफ पैरामीटर्स आते हैं। अब क्या कर लेना, आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं आपको,
जब भी आप मॉडल बनाओगे डॉट समरी लिख लेना, उसके सामने मॉडल की समरी आएगी, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मॉडल ने पैरामीटर्स कितने बनाए हैं। तो मॉडल पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करता है, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मेथड भी बताई है। द नंबर ऑफ इंटरनल पैरामीटर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क इज टोटल नंबर ऑफ वेट्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बायसेस। तो पैरामीटर्स मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेट्स एंड बायसेस, जनरली एकदम लेमन टर्म में। बट वो एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। जब आप बोलते हो, किसी ने सुना है कि GPT 3.5 लामा में कितने पैरामीटर्स है, चैट जीपीटी में? कुछ बिलियंस बोलते हैं, बिलियंस 1.3 है, तो बिलियन, कितने हैं? 2 या 3 बिलियन बोलते हैं GPT-4 में। 2 या 3 बिलियन? नहीं, हाँ, नहीं, ये शायद है 175 बिलियन पैरामीटर्स। 24 में कितने हैं, देखो यहाँ पे 3.5 स्टैंड्स एट 175 बिलियन पैरामीटर्स। मतलब इतने सारे पैरामीटर्स है, मतलब इतने सारे वेट्स और बायसेस, मतलब कितने सारे लेयर्स बनाए होंगे उन्होंने। ये जनरली इंटरनल पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे देखो। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ न्यूरल नेटवर्क विथ 13 इनपुट न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है उन्होंने, 13 इनपुट न्यूरॉन्स बोले हैं, 13 इनपुट, सॉरी ये वाला, राइट। तभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 13, 13 ये इनपुट है। और क्या बोला है, टू हिडन लेयर्स ऑफ 5 एंड 4 न्यूरॉन्स, टू हिडन लेयर्स ऑफ 5 एंड 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, राइट, 5 एंड 4 लेयर्स, 5 एंड 4 न्यूरॉन्स एंड आउटपुट लेयर ऑफ 3 न्यूरॉन्स। ठीक है, आउटपुट लेयर ऑफ 1 2 3, ये आउटपुट लेयर है, ये हिडन लेयर 2 है, ये हिडन लेयर 1 है, और ये इनपुट लेयर है अपना। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है। अब टोटल पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेट्स 13 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, समझ में आ रहा है, 97। तो टोटल नंबर ऑफ बायसेस, अब बायसेस कितने होंगे, यहाँ पे 5 न्यूरॉन के 5 बायसेस, 4 बायसेस, 3 बायसेस इक्वल टू 12 बायसेस। तो विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स 109। तो इस टाइप आप पैरामीटर चेक कर सकते हो, कितने आपने एग्जैक्ट पैरामीटर्स बनाए हैं, आपने मॉडल ने कितने बनाए। और चैट जीपीटी 3.5 के पता है आपको 175 बिलियन पैरामीटर्स, काफी काफी बड़ा हुआ। अभी एग्जैक्टली वो कैसे कैलकुलेट होता है, उतना सिंपल भी नहीं होता है। एक्टिवेशन शेप देखो, अब इनपुट का ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स एक्चुअली CNN के हैं। अब मैं कल पढ़ाऊंगा इसको, बट नहीं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, हमें सिंपल सिंपल चाहिए ताकि आपको इंट्यूटिव लगे और समझ में आ जाए कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली एक एग्जांपल सफिशिएंट है, वैसे हमने देखा है, अच्छा एग्जांपल देखा है, बट एग्जैक्टली उस वे में भी नहीं कैलकुलेट होता वो, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, मॉडल की समरी आपने डाल दी ना एक बार ऐसे,
कि मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल और मॉडल की समरी, राइट। तो इनपुट डायमेंशन 3 है, न्यूरॉन 4 बनाया आपने, यहाँ पे 4 बनाया, यहाँ पे 1 बनाया, तो आउटपुट शेप कैसे बन गया उसका, नन, 4, 4 और 1। तो टोटल पैरामीटर्स कैसे बने, 16, 20 और 5 बने। तो 16 कैसे बने, यहाँ पे 4 इंटू 3 12, 12 प्लस ये 4, हर एक का 22, 4 22, तो इस टाइप बने, राइट। 16, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे भी उस टाइप है, तो यहाँ पे भी 4 है, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16, ये 4 मल्टीप्लाई बाय पिछला न्यूरॉन, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 प्लस 4 उसके बायस ऐड कर दिए। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 बायस ऐड कर दिया, 5, तो टोटल पैरामीटर्स बने 41। तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल पैरामीटर्स बहुत बहुत ज़्यादा है। चैट जीपीटी के 175 बिलियन है, काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट, कस्टमाइज डाइट प्लान के ऊपर, वहाँ पे मैं लामा यूज कर रहा हूँ, राइट, लामा 3। अब ये लामा 3 का भी मैं 70 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ, 70 बिलियन, जो कि अभी रिसेंटली आया है। लामा 3 70 बिलियन पैरामीटर्स, देखो कितने ज़्यादा हो गए। मतलब जितने पैरामीटर्स ज़्यादा, उतना नॉलेजेबल है वो मॉडल, उसके पास उतना नॉलेज है। हम जो बनाते हैं यहाँ पे 30 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन, 90 बिलियन, इस टाइप बनाते हैं हम। इतना बड़ा मॉडल कभी नहीं बनाते हमारे डेटा के ऊपर। बट अभी आजकल जो हो रहा है वो हम डायरेक्टली लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पैरामीटर्स आपको पता चल गए कितना बड़ा होता है मॉडल। तो उसके लिए मेमोरी भी उतनी ही लगती है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने के लिए कम से कम आपके पास 200, 300, 400 GB होनी चाहिए मेमोरी, प्रोसेस करने के लिए और उसको सेव करने के लिए। अब वो धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, क्योंकि आजकल के जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं उसी के ऊपर हो रहे हैं। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी रीट्रेन करना, मतलब उसका नाम होता है फाइन ट्यून करना। अब आगे से उसी को हम बोलेंगे फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यून मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल उन्होंने उनके डेटा के ऊपर बनाया है, बट अपने कंपनी का डेटा अलग है, उसके ऊपर फिर से ट्रेन करना है आपको उसको। उसके लिए काफ़ी सारी मेथड्स भी है, लोरा, क्यू लोरा, काफ़ी मेथड्स है। और उसको इवेल्युएशन करने की टेक्निक्स भी अलग अलग है। हम उसको नॉर्मली रग स्कोर, राइट, ROUG, या फिर ब्लू स्कोर, BLEU, ब्लू, परप्लेक्सिटी, ये कुछ टेक्निक्स है along with our traditional techniques like precision recall, F1 score, क्लासिफिकेशन पर्पज के लिए। बट सेंटेंस सिमिलैरिटी के लिए, इमेज कैप्शनिंग के लिए, ये अलग अलग टेक्निक्स कुछ यूज करते हैं हम, जो मैंने अभी बताई आपको। तो एक यूट्यूब पे एक वीडियो आता है, 30 घंटे का है वो वीडियो। आपको धीरे धीरे वो शुरू करना है, उसके ऊपर काम करना। वो कंप्लीट करना है अभी 1-2 वीक में, यही 2 वीक में। वो LLM का है क्या सर? हाँ, वो LLM का है। LLM का 30 घंटे का एक कोर्स है, वो एक ही है, तो देख लेना एक बार कौन सा है। वो आपको शुरू करना है। मीनवाइल ये अपने विवेकानंद, आपको केड्रो का डेमो देना है, राइट? आपने कंप्लीट किया क्या हो?
नोट बनाए हैं लेकिन उसमें भी गलती की है, उसको अब थोड़ा फाइन ट्यून करूंगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से कर दो उसको, ताकि हम वो एक डेमो सेशन अरेंज करें, कर सके आपका। ठीक है सर। हम्म, हम्म। फिर हम कल सुबह मिलेंगे 10:30 बजे, और जो हमारा पेंडिंग है CNN उसका आर्किटेक्चर देख लेंगे, फिर RNN और LSTM एक एक दिन में हो जाएगा वो भी। तो मेरा टारगेट है कि 15 तारीख तक आपका वो सब कुछ ये ख़त्म हो जाए। अगर बीच में कोई ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स लेने पड़े 1-1 घंटे के, तो हम ले लेंगे। मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आपको, या फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। बाकी आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, रिवीजन कैसे चल रही है? अजय, सुशांत? हाँ सर, कर तो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप सुशांत? हाँ सर, नहीं सर, थोड़ा नहीं, मतलब नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पा रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है? मतलब 5 दिन तो ऑफिस का टाइम मिलता है, मतलब ऑफिस का 5 टाइम दिन पता है। ऑफिस में जाता है, बट ऐसा करो कि थोड़ा थोड़ा वक्त निकाला करो, क्योंकि हाँ हाँ। अभी अगर आपने देखा ना तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है इसमें। हम्म। 1 मिनट, मैंने ये बंद कर दिया है क्या रिकॉर्डिंग?